शाही बाग की सैर। वही गौरी मजे से अपना खाना एंजॉय कर रही थी, तभी उसकी नज़र वहां खड़ी दासियों पर जाती है जो सिर झुकाए खड़ी थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जहां वो आराम से खाना खा रही थी वहीं वे दासियां भूखी खड़ी थी कि वो खुद तो खाने में इतनी मशगूल हो गई कि इन लोगों पर उसका ध्यान ही नहीं गया। तभी वह पास खड़ी दासी से बड़े प्यार से पूछती है, सुनो। जिस दासी से गौरी ने ये पूछा उसे लगा कि शायद राजकुमारी को किसी चीज की जरूरत होगी, इसलिए वह तुरंत उसके सामने जाकर सिर झुकाकर पूछती है, क्या राजकुमारी जी आपको कुछ और चाहिए? उसकी बात सुनकर गौरी हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया? सुबह से तुम लोग मुझे तैयार कराने और फिर मेरे ख्याल रखने में लगी हो, क्या तुम लोगों ने खुद कुछ खाया? उद्धरण चिन्ह। गौरी का ये सवाल सुनकर वहां मौजूद सारी दासियां चौंक जाती हैं, क्योंकि जब से गौरी आज सुबह उठी थी वह बहुत अच्छा बर्ताव कर रही थी और सभी से प्यार से पेश आ रही थी। वरना बीते 2 महीनों से वे लोग उसके साथ थी, लेकिन गौरी ने कभी खास ध्यान नहीं दिया। वह बहुत घमंडी थी और उसे केवल अपनी तारीफ सुनना पसंद था। वह इन लोगों से ऐसे बर्ताव करती थी जैसे ये इंसान ही न हो। लेकिन आज सुबह से उसका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था। वह न केवल प्यार से बात कर रही थी, बल्कि उनके बारे में जानने की कोशिश भी कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह उठते ही वो कोई और इंसान बन गई हो। तभी गौरी फिर कहती है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुमने खाना खा लिया है? सिर झुकाकर धीरे से कहती है, नहीं राजकुमारी जी, हमने अभी तक खाना नहीं खाया। आपके खाने के बाद ही हम आराम और खाना खाते हैं। गौरी यह सुनकर हैरान रह जाती है, तो अभी तक तुम लोगों ने खाना नहीं खाया? बेचारियां सुबह से काम में लगी हो। तभी वह फिर पूछती है, तो तुम लोग खाना कब खाती हो? सोनू जवाब देती है, राजकुमारी जी आपके खाने के बाद। गौरी यह सुनकर कहती है, हाँ तो अब मैंने खाना खा लिया है, तो तुम लोग भी यहीं बैठकर खाना खा लो। वहीं उसकी बात सुनकर दासिया हैरान होकर और थोड़ा सा घबराकर बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी, हम आपके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हैं? आप राजकुमारी हैं और हम तो सिर्फ मामूली सी दासियां हैं। आपको हमारे साथ बैठकर खाना खाना शोभा नहीं देता। वहीं ये सुनकर गौरी अपनी आंखें छोटी करती है, अपनी कमर पर हाथ रखती है और बोलती है, अच्छा, तो अभी तो कहा तुम लोगों ने कि मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ, तो अब बात क्यों नहीं मान रही हो? अगर मैं सच में तुम्हारी राजकुमारी हूँ और अगर तुम लोग मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करती हो, तो मेरे साथ बैठकर ही खाना खाओगी, क्योंकि मुझे अकेले बैठकर खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए चलो, फालतू के बहाने मारना बंद करो और यहाँ बैठकर मेरे साथ खाना खाओ। वही सारी दासियां पहले तो झिझकती हैं, लेकिन फिर गौरी के जोर देने पर बैठ जाती है वहीं पर। और ये देखकर गौरी बहुत खुश हो जाती है कि वह इतने सारे लोगों के साथ बैठकर खाना खा रही है। अब उसे अकेले खाना नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म में तो उसने जिंदगी के 4-5 साल अकेले ही खाना खाया था। पहले तो वह अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ मिलकर खाना खाती थी, लेकिन फिर उसे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। फिर वह अपनी एक दोस्त के साथ रहती थी, लेकिन उसने जल्दी ही शादी कर ली, इसलिए उसे अकेले ही खाना खाना पड़ता था। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए गौरी इतने सारे लोगों को अपने साथ खाना खाते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपना खाना खाने लगती है। वही दासियां भी खाना खाने लगती हैं। वे बहुत ही ज्यादा खुश थीं और उनके मन में गौरी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी, क्योंकि गौरी उनसे इतने प्यार से पेश आ रही थी और उनका अपना ख्याल रख रही थी। वरना कौन सी राजकुमारी मामूली सी दासियों को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाती है? वहीं वे भी गौरी के साथ खाना खाने लगती हैं। वहीं हल्की फुल्की बातचीत के बाद गौरी ने सबसे उनका नाम पूछा और इतने समय में ही उन लोगों की अच्छी जान पहचान हो गई थी। वहीं जल्दी ही वे सब ऐसे ही हंसी खुशी अपना खाना खा लेते हैं। कुछ समय बाद खाना खाने के बाद गौरी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, लेकिन फिर उसे बहुत बोरियत महसूस होने लगती है। वह कुसुम, जो उसके पास बैठी थी, से कहती है, क्या मेरे पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है? तो कुसुम अपना सिर नाम में हिलाकर बोलती है, नहीं राजकुमारी जी, आप तो खाना खाने के बाद आराम करती हैं। वहीं उसकी बात सुनकर गौरी चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बोरियत हो रही थी। वह इतनी ज्यादा खाली कभी नहीं बैठी थी, इसलिए वह कहती है, प्लीज कुसुम, मतलब मुझे ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरा मन लगा रहे। वहीं उसकी बात सुनकर कुसुम कहती है, राजकुमारी जी, आप शाही बाग में घूम सकती हैं। वहीं ये सुनते ही गौरी को अचानक से याद आता है कि वह तो इस जगह को जानती ही नहीं है, न ही इस जगह को देखा है। वहीं ये सोचकर वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से अपन बड़ी ही चहकती हुई आवाज में कहती है, ठीक है, तो मैं बाग और पूरा महल घूमना चाहती हूँ। वहीं उसकी बात सुनकर कुसुम सिर हिलाकर बोलती है, ठीक है, मैं अभी बग्घी तैयार करवाती हूँ। वहीं ये सुनकर गौरी हैरानी से कहती है, क्या बग्घी? वह किस लिए? हम तो सिर्फ महल और बाग ही घूमने वाले हैं ना।
वहीं उसकी बात सुनकर कुसुम समझाती है, राजकुमारी जी, आप ही तो जब भी बाहर घूमने जाती थी हमेशा बग्घी से ही जाती थी, क्योंकि आप ही तो कहती थी कि अगर आप चलेंगी तो आपके कोमल पैर गंदे हो जाएंगे। वहीं गौरी उसकी यह बात सुनकर हैरान हो जाती है और आप गौरी की बेवकूफ़ी देखकर अपना माथा पीट लेती है। इनकी जो पहले वाली गौरी थी वह तो हमेशा अपने घमंड में चूर रहती थी और चलती भी नहीं थी कि उसके कोमल पैर गंदे हो जाएंगे। वह तो हर छोटी से छोटी जगह पर जाने के लिए भी बग्घी तैयार करवाती थी। वही जब कुसुम बग्घी तैयार करवाने जाने लगती है तो गौरी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, मुझे आज पैदल ही सब जगह की सैर करनी है, इसलिए तुम्हें बग्घी तैयार करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही जाना है। दासी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, राजकुमारी जी, मैं आपको बाग की सैर करवाती हूँ। गौरी ने धीरे से सिर हिलाया और उसके साथ चल पड़ी। महल के लंबे गलियारों से होकर वे दोनों बाहर बाग की ओर निकली। बाग बहुत सुंदर था, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, हवा में चंपा और गुलाब की खुशबू फैली थी। एक तरफ फव्वारा चल रहा था जिसकी बूंदें हवा में उड़कर चेहरे को हल्का हल्का भिगो रही थी। गौरी ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा कि हवा में कुछ अलग ही सुकून है। दासी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाग महाराज ने खास रानियों के आराम के लिए बनवाया है। कुछ देर बाग में बैठने के बाद गौरी ने कहा, अब महल देखना है मुझे पूरा, मैंने अभी तक ठीक से देखा ही नहीं। दासी ने कहा, तो आइए रानी जी, मैं आपको चलकर सब दिखाती हूँ। वे फिर महल के अंदर लौट आईं। सबसे पहले वे उस बड़े सभागार में गईं जहाँ ऊंचे खंभे, रंग बिरंगी झूमर और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थी। हर कोने में महंगे पर्दे लटक रहे थे और फर्श पर रेशमी गलीचों का बिछाव था। गौरी ने चारों तरफ देखा और थोड़ी देर बाद पूछा, या बाहर इतने सारे महल क्यों हैं? गौरी ने ध्यान से सब महल देखे। बाहर से सब एक से लगते थे, लेकिन हर एक का अंदाज अलग था। दासी उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वुमन हाय मैन सोचती है, राजकुमारी जी को तो यहाँ आए 2 महीने हो गए हैं, फिर भी ऐसे सवाल पूछ रही हैं जैसे पहली बार सब देख रही हूँ। पर वो कुछ नहीं बोली। और दोस्तों, अगर आप इस कहानी के आगे के पार्ट सुनना चाहते हैं या फिर जिसने अभी तक ये कहानी पूरी नहीं सुनी है, वो ज़रूर हमारे टेलीग्राम स्टोरी चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ आपको इस कहानी के आगे के पार्ट्स और भी कई नई और यूनिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करें। और हाँ दोस्तों, ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज ज़रूर चेक करें। मैं आपको आगे भी ऐसे ही फ्रेश और यूनिक कंटेंट देता रहूँगा, इसलिए चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली मज़ेदार कहानी में। धन्यवाद। तलवारबाजी। गौरी ने आसपास के नज़ारे बड़े ही गौर से देखे, क्योंकि सामने का नज़ारा था ही बहुत खूबसूरत। सामने उसके महल के अलावा 4 और महल बने हुए थे। बीच वाला महल सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आलीशान था। वो महल सफ़ेद पत्थरों से बना था, जिन पर सुनहरी बॉर्डर और नक्काशी की गई थी। ऊंचे ऊंचे गुंबद, चमकते कांच की खिड़कियां और बीचों बीच एक बड़ा सा फव्वारा था, जिससे पानी गिरते हुए धूप में चमक रहा था। हर दीवार पर बारीक कलाकारी की गई थी जो उसे और भी शाही बना रही थी। इस महल से थोड़ी दूरी पर आजू बाजू में 4 और महल थे, जो एक से बढ़कर एक सुंदर थे। महल सफ़ेद संगमरमर से बना था। ये सारे महल भले ही दूर दूर बने थे, लेकिन शाहीबाग से जुड़े हुए थे। बाग बगीचों के रास्ते, झरनों की आवाज़ें और फूलों की खुशबू से ये सब आपस में इतने खूबसूरती से मिल गए थे कि लग रहा था जैसे सब एक ही दुनिया का हिस्सा हैं। गौरी तो एक पल के लिए वहाँ की खूबसूरती में खो ही जाती है। कुसुम, मुझे ये बाकी के महल भी घूमने हैं। गौरी ने वहाँ के माहौल को देखते हुए कुसुम से कहा। हाँ राजकुमारी जी, चलिए, मैं आपको एक एक जगह घुमा देती हूँ। कुसुम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर दोनों चलने लगती हैं। गौरी वहाँ की फिजा में पूरी तरह से खो गई थी। वो शाहीबाग के फूलों को छूते हुए, उनकी खुशबू लेते हुए, हंसते और झूमते हुए इधर उधर देख रही थी। वो ये खूबसूरती सिर्फ देखना नहीं चाहती थी, उसे अपने अंदर उतार लेना चाहती थी। गौरी बहुत ही खुश थी ये सब देखकर। तभी थोड़ी दूर पर एक मैदान की तरफ आती है। मैदान के पीछे एक पेड़ था और पेड़ के पीछे एक और मैदान था। वहां से कुछ आवाजें आ रही थीं। गौरी जो अभी अभी फूलों को देख रही थी, वो आवाजें सुनते ही चौंक जाती है। ये कैसी आवाज आ रही है? इतना बोलते ही वो उस दिशा की तरफ बढ़ने लगती है जहां से आवाजें आ रही थी। वो काफी क्यूरियस होकर हर जगह देखने लगती है। तभी इधर उधर नजरें घुमाते हुए उसे एक पेड़ दिखता है। उसी पेड़ के पास से एक छोटा सा रास्ता जा रहा था। गौरी उस रास्ते से आगे बढ़ती है और सामने का नज़ारा देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। सामने एक इंसान खड़ा था, पूरी तरह से काले कपड़ों में ढका हुआ, सिर से पांव तक काला लिबास, चेहरा भी काले कपड़े से ढांका हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, गहरी, तेज और काली। उसके हाथ में एक तलवार थी और वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। गौरी सब देखकर हैरान रह गई। जब उसने उस इंसान को ध्यान से देखा
तो और भी चौंक गई, क्योंकि वो कोई लड़का नहीं, एक लड़की थी। उसके फिगर से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वहीं उसके सामने 25 सैनिक खड़े थे। वो लड़की एक एक कर लड़ने के लिए उन्हें इशारे से बुलाती है। 25 में से एक सैनिक उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर तलवार से हमला करता है, लेकिन लड़की बहुत ही आसानी से उस हमले से बचती है और अपनी तलवार से ऐसा पलटवार करती है कि वो सैनिक एक ही बार में दूर जा गिरता है। इसी तरह से एक एक कर बाकी सैनिक भी उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन वो लड़की हर वार को बहुत ही आसानी से रोक रही थी और हर एक सैनिक को बिना रुके हरा रही थी। हर बार एक एक कर आने से शायद वो खुश नहीं थी, इसलिए उसने इशारे से बचे हुए 10 सैनिकों को एक साथ आने को कहा। वो उसकी बात मानकर एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे सिर्फ 5 मिनट लगे और उसने उन 10 सैनिकों को भी आसानी से हरा दिया। अब मैदान में नज़ारा ये था कि सारे सैनिक हारकर जमीन पर पड़े हुए थे। तलवारें इधर उधर बिखरी हुई थी और वो लड़की अपनी पैनी नज़रों से उन सबको देख रही थी। फिर उसने इशारे से उन सबको वहां से जाने को कहा। उसका इशारा पाते ही सारे सैनिक वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर हमारी गौरी तो पूरी तरह से दंग रह गई थी। इतना शानदार फाइटिंग सीन देखकर उसका तो ताली और सीटियां बजाने का मन कर रहा था, क्योंकि उसे एक्शन मूवीज बहुत पसंद थी और इस लड़की का लड़ने का अंदाज उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसे लगभग 15 मिनट लगे थे इन सैनिकों को हराने में। गौरी तो इस लड़की की फैन बन गई थी। वो उस लड़की से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। अब उसे लग रहा था कि तलवारबाजी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी जूडो कराटे। हालांकि वो खुद ब्लैक बेल्ट थी, लेकिन अब वो तलवारबाजी भी सीखना चाहती थी। वो उस लड़की को एक्साइटमेंट से देख रही थी। तभी सैनिकों के जाने के बाद वो लड़की अपने मुंह से बंधा हुआ कपड़ा हटाती है और उसका चेहरा सामने आता है। गौरी उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। गोरी चमकती त्वचा, गोल सा चेहरा, छोटी सी नाक, हाइट करीब 5 फुट 8 इंच, 0 फिगर, और सबसे खूबसूरत थी उसकी काजल लगी काली आंखें। उसने न कोई गहना पहना था, न कोई मेकअप किया था। सिर से पांव तक सिर्फ काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी वो ऐसी लग रही थी जैसे काले बादलों के बीच चमकता हुआ पूरा चांद। इतनी खूबसूरत कि गौरी की नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। अपनी आंखों के सामने इतनी सुंदर लड़की को देखकर गौरी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, यार, यहाँ तो लग रहा है जैसे मैं पुराने जमाने में नहीं, किसी स्वर्गलोक में आ गई हूँ। आज से पहले मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ तो मैंने एक दिन में दो दो अप्सराएं देख ली, पहले गौरी और अब ये लड़की। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। गौरी और उस लड़की की सुंदरता एक दूसरे को टक्कर दे रही थी। जहाँ गौरी एक मासूम और नाजुक सी ऑरा रखने वाली राजकुमारी थी, वहीं उस लड़की की आंखें ठंडी थीं और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। उसकी आंखें इतनी तेज तर्रार थीं कि सामने वाले को चलाने की ताकत रखती थी। गौरी चुपचाप उस लड़की की खूबसूरती में खोई हुई उसे देख रही थी, और तभी शशशोन, एक तलवार एकदम हवा में से आए और सीधे गौरी के झुमके को छूती हुई निकल गई। गौरी की आंखें एक पल को चौड़ी हो गई, चेहरा एकदम सफेद। उसका झुमका थोड़ा सा हिल गया था, बस बालों की एक लट फिसलकर गाल पर आ गई थी, मगर गहरी सांस रुकी सी रह गई। वो इतना अचानक हुआ कि गौरी को कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, दिल जैसे धक से रुक गया हो। डॉट डॉट, और फिर वो धीरे धीरे लड़खड़ाई और वही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमारी नेत्रा। कुछ समय बाद एक शानदार कमरे में। कमरा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज्यादा शानदार। चारों तरफ रेशमी पर्दे थे जो हवा के झोंके से धीरे धीरे हिल रहे थे। दीवारों पर पुराने जमाने की चित्रकारी बनी थी और छत से झूमर लटक रहा था जो अब भी हल्का हल्का हिल रहा था। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी और एक तरफ मोर के पंखों से सजा एक बड़ा आईना रखा था। जमीन पर लाल रंग का मोटा कारपेट बिछा था जिसमें सुनहरे धागों का काम था। हर चीज से यही एहसास हो रहा था कि ये कोई शाही महल का कमरा है। बिस्तर पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी। उसके माथे पर चोट का निशान था और शायद लेप भी लगा हुआ था। तभी उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। उसने सिर को थामते हुए धीरे से उठने की कोशिश की। उफ, सर में दर्द हो रहा है। उसने आंखें मिचकाई और इधर उधर देखने लगी। मैं कहाँ हूँ और मेरे सर में ये क्या हुआ? उसने अपना माथा छूते हुए धीरे से कहा। फिर अचानक उसकी नज़र कमरे पर पड़ी और वो चौंक गई। ये मेरा कमरा तो नहीं है। वो एकदम से घबरा गई और हल्के से बोली, हे भगवान, कहीं मैं फिर से तो नहीं मर गई। उसने ऊपर की तरफ हाथ उठाकर कहा, भगवान, आप मुझे कितनी बार मारोगे? ये मेरी जिंदगी है या कोई वीडियो गेम? एक बार मरती हूँ, फिर जिंदा हो जाती हूँ, फिर मरती हूँ। वो बड़बड़ाते हुए उठने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी कमरे में किसी की आहट सुनाई दी। गौरी ने सामने देखा और हैरान रह गई।
सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने तलवारबाजी करते हुए देखा था, लेकिन इस बार उस लड़की ने काले कपड़ों की जगह हरे रंग का घाघरा चोली पहन रखा था। सिर पर जरी वाला दुपट्टा था। उसने भर भर के चूड़ियां, नथ, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र सब कुछ पहना हुआ था। उसकी सुंदरता को सच में चार चांद लग रहा था। गौरी एक बार फिर उसकी सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर बस एकटक उसे देखती रह गई। वह लड़की इस वक्त भला ही खूबसूरत लग रही थी। वह लड़की उसी को देख रही थी। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडापन था। चेहरा भावहीन था। अगर उसकी पलकें न झपक रही होती तो ऐसा लगता जैसे वह का कोई पुतला ही है। वही वह अपनी भावहीन आंखों से गौरी को ही देख रही थी। वहीं हमारी गौरी भी उस लड़की को अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके टुकुर टुकुर देख रही थी। गौरी अलसाई हुई बैठी थी और अपने हाथों को अपने गालों पर टिका रखे हुए लगातार उस लड़की को अपनी आंखों में चमक लिए देख रही थी। वह उसकी सुंदरता देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी। वहीं वह लड़की भी अपनी भावहीन आंखों से गौरी को ही देख रही थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। गौरी और वह लड़की एकटक एक दूसरे को देखे जा रही थी कि तभी अचानक से गौरी का हाथ फिसल जाता है और उसका हाथ उसके माथे पर लग जाता है जहां उसे चोट लगी थी। उसकी एक आह निकल जाती है। सामने खड़ी लड़की जो अब तक भावहीन चेहरे के साथ खड़ी थी, वह गौरी की चीख सुनकर जल्दी से गौरी के पास आती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी वह भावहीन आंखें पहले की तरह भावहीन नहीं थीं, बल्कि उस वक्त उसकी आंखों में हल्की सी चिंता नजर आ रही थी, जो गौरी के लिए थी। बहुत जल्दी से चलते हुए वह लड़की गौरी के पास आती है और सीधे बिस्तर पर गौरी के पास ही बैठ जाती है। फिर वह पास रखी मेज से चांदी का कटोरा उठाती है जिसमें लेप रखा था। वह जल्दी से कटोरा उठाकर खड़ी होती है और गौरी के घाव पर लेप लगाने लगती है। जैसे ही वह लेप उसके सिर के घाव पर लगाती है, जलन के कारण गौरी को फिर से तेज तकलीफ होती है और उसके मुंह से एक हल्की चीख निकल जाती है। ये देखकर लड़की थोड़ी घबरा जाती है। उसकी आंखों में फिक्र साफ झलकने लगती है। वह अपनी धीमी आवाज में गौरी का सिर सहलाते हुए पूछती है, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। दर्द की वजह से गौरी की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। वह नम आंखों से उस लड़की की तरफ देखती है और बिना कुछ कहे धीरे से सिर हिला देती है। ये देख लड़की अब पहले से ज्यादा ध्यान से और बेहद हल्के हाथों से घाव पर लेप लगाने लगती है। लेप लगाने के साथ साथ वह लड़की गौरी के घाव पर हल्की हल्की फूंक भी मार रही थी ताकि जलन कम हो सके। और ऐसा हुआ भी। उसकी फूंक से गौरी के दर्द में थोड़ी राहत महसूस हुई। अब गौरी ध्यान से उस लड़की को देखने लगी, जिसका पूरा ध्यान उसकी चोट की देखभाल में लगा हुआ था। गौरी उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र और देखब आला साफ देख सकती थी। ये सब देखकर गौरी थोड़ी भावुक हो गई, क्योंकि पिछली जिंदगी में वह एक अनाथ थी। उसे अक्सर चोट लगती थी, लेकिन कोई उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उसे खुद ही अपनी देखभाल करनी पड़ती थी। मगर जिस तरह ये लड़की उसका ख्याल रख रही थी, उसकी फिक्र कर रही थी, वह गौरी को बहुत अच्छा लगा। लेप लग जाने के बाद वह लड़की चुपचाप चांदी की कटोरी वापस मेज पर रख देती है। अब आप ठीक हैं, राजकुमारी? कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? वह लड़की अपनी कड़क आवाज में गौरी से पूछती है, लेकिन सवाल पूछे जाने के बाद भी उसे काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता। वह धीरे से गौरी की तरफ देखती है, जो उसे ही बड़ी बड़ी आंखों से एकटक देखे जा रही थी और हल्का मुस्कुराते हुए मन ही मन सोच रही थी, हाय कितनी खूबसूरत लड़की है, और ये तो कितनी केयरिंग भी है, मेरा कितना ख्याल रख रही है। वह इन्हीं ख्यालों में खोई हुई लगातार उस लड़की को देखे जा रही थी। उधर जब वह लड़की गौरी को इस तरह खुद को लगातार घूरते देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए इस बार वह थोड़ी तेज आवाज में पुकारती है, राजकुमारी। गौरी अचानक होश में आती है और हकलाते हुए कहती है, हाँ। हम क्या कहा? तो वह लड़की फिर अपनी वही सख्त लेकिन साफ आवाज में बोलती है, क्या आप अब ठीक हैं? कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो हम अभी राजवैद्य को बुला लेते हैं। उस लड़की की आवाज में भले ही सख्ती थी, लेकिन उसकी बैटन में गौरी अपने लिए उसकी फिक्र को साफ महसूस कर पा रही थी। अब वह लड़की गौरी की ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ राजकुमारी? आप हमें इस प्रकार क्यों देख रही हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी यह बात सुनकर गौरी हड़बड़ा जाती है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वह कब से इस सुंदर लड़की को बेशरम गली के छिछोरों की तरह तारे जा रही थी। जब उसे अपनी इस हरकत का अंदाजा होता है तो उसे गहरी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके गाल थोड़े लाल हो जाते हैं। वह सिर झुकाए हुए धीरे से बोली, मैं तो बस। बोलते हुए वह अपनी एक उंगली को दूसरी उंगली से छू रही थी और लगातार अपनी उंगलियों से खेल रही थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और शर्माते हुए उसके गालों पर हल्की सी लाली थी, जिससे वह उस वक्त एक मासूम और प्यारी सी बच्ची लग रही थी। सामने खड़ी लड़की जब गौरी की यह हरकत देखती है तो अनायास ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
उसे इस वक्त गौरी बिल्कुल किसी बच्चे की तरह लग रही थी, जैसे कोई नन्हा बच्चा गलती हो जाने पर माँ के डांटने पर मासूमियत से खड़ा रहता है। गौरी भी ठीक उसी तरह गौरी भी मासूमियत से उसके सामने बैठी थी। ये सब देखकर वह लड़की थोड़ी सी पिघल जाती है और इस बार अपनी आवाज़ को थोड़ा नर्म करते हुए धीरे से पूछती है, राजकुमारी गौरी, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? आप ठीक है ना? गौरी उसकी आवाज़ में छुपी कोमलता को महसूस करके अपना सिर धीरे से ऊपर उठाती है और मासूमियत से उसकी तरफ देखती है। फिर सिर हल्का सा हिलाकर धीरे से कहती है, नहीं, हमें दर्द नहीं हो रहा, हम बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद गौरी फिर से उस लड़की की तरफ टकटकी लगाए देखने लगती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे उस लड़की से एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। क्यों हो रहा था ये वह खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि जब से वह लड़की उसके पास आई है, वह खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है और उसका यूं पास होना उसे बेहद अच्छा लग रहा था, जैसे कोई अपना उसके पास हो। उधर जब वह लड़की सुनती है कि गौरी अब ठीक है और उसे दर्द नहीं हो रहा, तो वह राहत की एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि वह तो सच में डर गई थी कहीं कुछ से आधा चोट न लग गया हो। थोड़ी देर बाद जब गौरी सामान्य हो जाती है, तो वह उस लड़की की तरफ देखकर जिज्ञासा से पूछती है, वैसे आपको हमारा नाम कैसे पता? और आप कौन हैं? ये सुनकर वह लड़की हल्के से मुस्कुराते हुए और अपने भावहीन से चेहरे को थोड़ा नर्म बनाते हुए कहती है, हाँ, आप हमें नहीं जानती क्योंकि अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। वैसे हमारा नाम राजकुमारी नेत्रा है और हम महाराज की पहली पत्नी हैं। इतना सुनना था कि गौरी एकदम से चौंक जाती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। चैप्टर नंबर 9। गौरी हैरानी से अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके नेत्रा की तरफ देखकर बोलती है, तो क्या आप ही हैं राजकुमारी नेत्रा? इतना कहते ही वह अपनी आंखों को फिर और बड़ा करके आश्चर्य से नेत्रा को देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की ही राजकुमारी नेत्रा है, इसलिए वह बड़ी ही एक्साइटमेंट में उसे निहार रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वह बेहद खूबसूरत थी। जितना सुंदर उसे कहानी में बताया गया था, असल जिंदगी में वह उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर वह मन ही मन मुंह बनाकर बोली, हे भगवान, ये उस कमीने बेवकूफ आकी के अंधे राजकुमार को इतनी खूबसूरत लड़कियां मिली, लेकिन वो आकी का अंधा तो उस चुड़ैल दामिनी के पीछे पड़ा है। सच में वो जरूर अंधा ही होगा जो इतनी खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर उस चुड़ैल के पीछे है। फिर वह मन ही मन भगवान से कहती है, भगवान, अगर आपको मुझे इस नॉवल में रिबर्थ देना हाई था, तो क्या मुझे राजकुमार के शरीर में नहीं दे सकते थे? इसके बाद वह राजकुमारी की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है, इतनी खूबसूरत लड़कियों के लिए तो मैं लेस्बियन बनने को भी तैयार हूँ। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। मतलब उसने क्या सोच लिया है? ये सोचते ही वह अंदर ही अंदर बहुत हैरान हो जाती है। फिर अपने आप को मन ही मन डांटते हुए कहती है, छी छी जूही, ये क्या सोच रही है? माना ये लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी वजह से तू अपना ईमान नहीं डगमगा सकती। भले ही लड़की कितनी भी सुंदर हो, लेकिन तू इस तरह नहीं पिघल सकती। आखिर तुझे भी तो अपनी जिंदगी जीना है। मुझे तो अभी उस राजकुमार की आंख ठिकाने लगानी है और फिर 40-50 बॉयफ्रेंड बनाने हैं, 10-12 बच्चे पैदा करने हैं। अगर तू इस लड़की की तरह फ्लैट हो गई, तो तेरे बच्चे तुझे माँ कैसे कहेंगे? ये तो तेरे बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। और वैसे भी पिछले जन्म में मैं वजन मर गई थी, लेकिन इस जन्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। वैसे भी उस अक के अंधे राजकुमार की हरकतें देखकर तो साफ लग रहा है कि अगर मैं उसके भरोसे बैठ गई, तो इस जन्म में भी वजन ही मर जाऊंगी। ये सब सोचते हुए जूही के चेहरे पर तरह तरह के एक्सप्रेशंस आ रहे थे, जिससे वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वहीं जूही की इस खतरनाक प्लानिंग से बिल्कुल अनजान नेत्रा शांत खड़ी थी। वहीं पास खड़ी नेत्रा उसे ही देख रही थी। एक तरफ तो उसे गौरी बहुत प्यारी लग रही थी और दूसरी तरफ उसकी ये हरकत। यह देखकर वह भी हैरान हो रही थी। गौरी वहां पर अपने ही में खोई हुई थी और नेत्रा उसे हैरानी से देख रही थी। तभी वहां उसे कमरे में किसी के आने की आहट होती है, तो वे लोग दरवाजे की तरफ देखती हैं। 2-4 दासियां आ रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे दासियां न तो गौरी के सामने झुकी और न ही नेत्रा के सामने। न तो झुककर उन्हें प्रणाम किया, न ही कुछ बोली। वे लोग अपने ही घमंड में वहां पर खड़ी हो गईं। ये सब देखकर नेत्रा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानती थी ये किसकी दासियां हैं और उनके व्यवहार को भी जानती थी। लेकिन गौरी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहां उन दासियों के पीछे से एक लड़की आती है, जो पूरे शान से चलती हुई आ रही थी। वो लड़की सिर से पांव तक महंगे गहनों से लदी हुई थी। दिखने में तो वो एक एवरेज सी लड़की ही थी, लेकिन खुद को ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर बेहिसाब मेकअप थोप रखा था। चेहरे पर उसने झूठी मासूमियत के भाव लाकर रखे थे, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी।
उसके झूठे मासूम एक्सप्रेशन के कारण वो अजीब और बनावटी लग रही थी, लेकिन फिर भी पूरे घमंड और शान के साथ चलते हुए कमरे में दाखिल हुई। वो सीधा नेत्रा और गौरी के पास आए और गौरी के पास जाकर जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। चेहरा मासूम बनाते हुए बोली, राजकुमारी गौरी, हमें पता चला कि हमारी बहन नेत्रा ने आप पर हमला कर दिया। ये सुनकर हम बहुत डर गए थे। हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए हमसे रहा नहीं गया और हम आपके हालचाल लेने आ गए। उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे वो बहुत दुखी हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसके एक्सप्रेशंस और बातें कुछ और कह रही थी, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी, उनमें चालाकी भरी पड़ी थी। वो बहुत दुखी होने का नाटक करते हुए बेचारी सी शक्ल बनाकर गौरी की तरफ देखने लगी। गौरी उसकी इस अचानक हरकत से चौंक गई, लेकिन जब उसने उस लड़की की बातें सुनी तो उसे अंदर से बहुत गुस्सा आया कि ये चालबाज लड़की उसके सामने अच्छाई का दिखावा कर रही है, लेकिन उसने अपने चेहरे से ये जाहिर नहीं होने दिया। तभी वो लड़की फिर से अपनी आंखों में झूठे आंसू लाकर बोली, देखिए, आप इस बात का बुरा मत मानिएगा, हमारी बहन थोड़ी गुस्सैल है। जब उन्हें पता चला कि आप भी राजकुमार की पत्नी हैं, तो शायद उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी हो, इसीलिए गुस्से में आकर उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। लेकिन आप उन्हें गलत मत समझिए, वो दिल से बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा रास्ता भटक गई हैं। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर बेहद मासूमियत भरे हाव भाव थे। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बेचारी सी बनकर गौरी की ओर देख रही थी। अगर कोई उस पर देख लेता तो जरूर उसे गलतफहमी हो जाती कि गलती गौरी की है और वही उसे परेशान कर रही है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह नेत्रा की भलाई के लिए सब कह रही हो, लेकिन असल में वह साफ तौर पर गौरी को नेत्रा के खिलाफ भड़का रही थी। उसके शब्दों का मतलब सीधा था कि नेत्रा ने गौरी से जलन के कारण ही उस पर हमला करवाया है। फिर वही लड़की चुपचाप चलते हुए नेत्रा के पास आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक नज़र नेत्रा की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उसके सामने आकर कांपती आवाज में बोली, दीदी, दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं जानती हूँ कि आपने ये सब गुस्से में आकर किया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राजकुमार पर जितना हक आपका है, उतना ही राजकुमारी गौरी का भी है। वे भी तो उनके पति हैं। इस तरह जलन में आकर आप उन्हें चोट पहुंचा देती तो क्या होता अगर उन्हें कुछ हो जाता? मैं आपको इस रूप में नहीं देख सकती दीदी, मैं आपको किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं देख सकती। ये कहते कहते वो अचानक गौरी के सामने घुटनों पर बैठ गई। उसने कांपते हाथों से गौरी के सामने हाथ जोड़ दिए और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। राजकुमारी गौरी, कृपया कृपया मेरी दीदी को माफ कर दीजिए, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, उनसे गलती हो गई, वह सिर्फ जलन का एक क्षण था, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। गौरी हैरान थी। और उसके पास ही शांत खड़ी नेत्रा, जो अब तक एक शब्द नहीं बोली थी, उस पूरे दृश्य को अपनी खाली गहरी आंखों से देख रही थी। जब वह लड़की ये सब कह रही थी, नेत्रा जब ये सब सुनती है तो वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। उसके गले से शब्द नहीं निकलते, और ये सब बात सुनकर उसने होठों को कसकर दबा लिया। वो गौरी को बताना चाहती थी कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उसे गलतफहमी हुई थी कि कोई घुसपैठिया वहां घुस आया है। इसी गलतफहमी में उसने गौरी पर हमला कर दिया। वो उसे ये भी बताना चाहती थी कि वो उसका बुरा नहीं चाहती, नहीं उसे उससे कोई जलन है। लेकिन क्या गौरी उसकी बातों पर भरोसा करेगी? क्या वो भी उसे बाकी सबकी तरह एक हृदयहीन रानी नहीं समझेगी, जैसा सब लोग उसे समझते हैं कि उसके अंदर कोई भावना नहीं है और वो जलन व गुस्से में आकर लोगों को नुकसान पहुंचाती है? क्या गौरी भी वैसा ही सोचेगी? यही सोचकर वो कुछ नहीं बोलती और अपनी उदास भरी और खाली आंखों से गौरी की तरफ देखने लगती है, जैसे इंतजार कर रही हो कि अब गौरी भी उस पर इल्जाम लगाए, जैसे सब उसे गलत समझकर इल्जाम लगाते हैं। वे आप कौन हैं? इसलिए नेत्रा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि सभी लोग उसे हमेशा गलत ही समझते थे। सबको यही लगता था कि वह एक क्रूर रानी है, जिसके अंदर बिल्कुल भी करुणा नहीं है, और वह सबको बिना बात के ही सजा देती है। क्योंकि महल में उसके खिलाफ बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी, जिसमें लोग उसे फिरती रानी, लोगों पर अत्याचार करने वाली चुड़ैल, डायन, न जाने क्या क्या बोलते थे। जब नेत्रा के खिलाफ ये अफवाहें फैली थी तो शुरू में उसने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ सब लोगों को कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ तक कि वह इंसान भी जो उसे बचपन से जानता है और जिससे वह प्यार करती थी, यानी युवर, आज अब वह भी यही समझता था कि वह एक अत्याचारी क्रूर लड़की है, और वह भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उसी को सब चीज़ों का जिम्मेदार मानता था और उसे खूब सुनाता और उसकी खूब बेइज्जती करता। लेकिन उसने कभी भी सच जानने की कोशिश नहीं की कि सच क्या है। क्या वह सच में लोगों को परेशान करती है? युवराज और उसने बचपन से एक साथ वक्त बिताया है,
लेकिन फिर भी वो उसे नहीं समझ पाए और उस पर भरोसा नहीं करता, तो फिर वह गौरी से क्या ही उम्मीद कर सकती थी। वह तो अभी भी उसके लिए अजनबी है। यही सोचकर नेत्रा के दिल में बहुत दर्द होता है। तभी वह गौरी को देखती है, जो कि अभी भी दामिनी की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसलिए नेत्रा को लगता है कि वह भी दामिनी की बातों पर यकीन कर रही है। यही सोचकर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है, जैसे वह खुद का ही मजाक उड़ा रही हो। वही दामिनी अभी भी अपने झूठे आंसू बहा रही थी और महान बनने के लिए नेत्रा की तरफ से गौरी से माफी मांग रही थी। वही उसकी यह सारी नौटंकी गौरी इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। भले ही उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे कि उनकी वह देखना चाहती थी कि यह लड़की के साथ तक गिर सकती है। वही उसकी लाजवाब एक्टिंग देखने के बाद गौरी मन ही मन कहती है, अगर ये 20वीं 21वीं सदी में जन्मी होती और इसने एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा होता तो ये टॉप क्लास की एक्टर होती। फिर ऊपर देखते हुए भगवान से कहती है, हे भगवान, तूने इसे इस पुराने जमाने में क्यों जन्म दिया? इसे असली दुनिया में, इस मॉडर्न जमाने में जन्म देना था ना। कम से कम इसका यह नौटंकी वाला टैलेंट कहीं तो काम आता। बेचारी का टैलेंट वेस्ट हो गया और किसी काम नहीं आ रहा यहाँ। आपने तो इसे इस जमाने में भेज दिया। अब बेचारी अपने टैलेंट को यहाँ कहाँ यूज कर पाएगी। इसलिए ये यहाँ उस अकल के अंधे युवराज को फंसाने में लगी रहती है, अपने झूठे आंसू बहाकर और नौटंकी दिखाकर सबसे सहानुभूति लेने की कोशिश करती है। पता नहीं कैसे कर लेती है ये सब। और इसकी एक्टिंग देखकर वह अक्लंधा युवराज इसके बैटन में फंस भी जाता है। बेवकूफ कहीं का, सही नाम रखा है मैंने उसका, अक्ल का अंधा। वही दामिनी अभी भी अपनी फर्स्ट क्लास एक्टिंग जारी रखे हुए थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब गौरी उसकी यह नौटंकी देखकर बोर हो गई, तो वह दामिनी की तरफ देखकर अपनी आवाज में थोड़ा रौब लाकर बोली, वैसे आप हैं कौन? गौरी के इतना बोलते ही कमरे में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वही दामिनी, जो अपनी नौटंकी में व्यस्त थी, गौरी की यह बात सुनकर हैरान हो जाती है और साथ हाई यूज ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वह अपनी नौटंकी करना छोड़कर गौरी को हैरान, बड़ी और अविश्वास से देखती है और बोलती है, राजकुमारी गौरी, यह आप क्या कह रही हैं? आपने हमें नहीं पहचाना? अभी कुछ दिनों पहले ही तो हम आपसे मिलने आए थे। वही उसकी बात सुनकर गौरी कंफ्यूज होने का नाटक करते हुए बोली, क्या आप हमसे मिलने आए थी? लेकिन हमें तो आप बिल्कुल भी याद नहीं हैं। फिर अपनी सर पर हल्की सी चपत मारकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे देखो न, शायद हम भूल गए कि आप हमसे मिलने आई थी। क्या है न, हमसे मिलने के लिए रोज न जाने कितनी दासियां और छोटे मोटे व्यापारियों की बेटियां आती हैं। इसीलिए लगता है हमने आप पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमें आप याद नहीं हैं। फिर दामिनी की तरफ देखकर अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर बोली, वैसे आप कौन हैं और आप राजकुमारी से इस तरह बात क्यों कर रही थी? इतना बोलकर वह अपनी तीखी नजरों से उसे घूरने लगती है। ये सब सुनकर तो दामिनी को ऐसा लगता है मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। वह सोचने लगती है, जब गौरी की युवराज से साथ शादी हुई और वह इस महल में आई, तो उसने सुना था कि युवराज की तीसरी पत्नी बहुत घमंडी और बेवकूफ है। ये जानकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। उसे लगा कि अगर उसने गौरी को अपनी तरफ कर लिया तो वह उसके लिए इस राज्य को हड़पने का सबसे अच्छा मोहरा होगी। इसलिए वह उससे मिलने के लिए गई थी और उस वक्त गौरी अपने घमंड में चूर होकर उससे बात कर रही थी। उसने उसकी 2-4 तारीफें करके उसे अपनी तरफ कर लिया था और बेवकूफ गौरी भी बड़ी आसानी से उसकी बातों में आ गई थी। और यहाँ पर जब उसे अपनी खबरियों से यह पता चला कि राजकुमारी नेत्रा की वजह से गौरी को चोट लग गई है, तो ये जानकर वह बहुत ज्यादा खुश हो गई कि यही सबसे अच्छा समय है जब वह गौरी को राजकुमारी नेत्रा के खिलाफ कर सकती है। इसलिए वह बिना देर किए यहाँ पर आई थी ताकि गौरी को नेत्रा के खिलाफ भड़का सके और गौरी को ये यकीन हो जाए कि नेत्रा उससे जलती है और उसे नुकसान पहुँचाना चाहती है। फिर उसे नेत्रा से उलझने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गौरी ही नेत्रा से उलझेगी और लड़ेगी, जिससे उनकी छवि पर असर पड़ेगा और राज्य के लोग व युवराज की नज़रों में वे गिर जाएंगी। इस तरह एक साथ उसके रास्ते के सबसे बड़े कांटे हट जाएंगे और उसे इस राज्य की महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन यहाँ तो गौरी उसे पहचानती ही नहीं थी, जो उसके लिए बहुत और बहुत ही बेइज्जती की बात थी। ऊपर से वह उसे नेत्रा को बड़ी युवरानी भी बोल रही थी। ये सुनकर उसे नेत्रा से बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। गौरी नेत्रा को तो वह जानती थी, लेकिन उसे नहीं जानती। जहाँ तक उसे पता है, गौरी और नेत्रा तो कभी एक दूसरे से मिली ही नहीं। तो फिर गौरी नेत्रा पर इतना यकीन क्यों कर रही है? यही सोचकर वह मन ही मन गुस्से और जलन के कारण जल रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप इस कहानी के आगे के पार्ट सुनना चाहते हैं या फिर जिसने अभी तक ये कहानी पूरी नहीं सुनी है, वो ज़रूर हमारे टेलीग्राम स्टोरी चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ आपको इस कहानी के आगे के पार्ट्स और भी कई नई और यूनिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी।
कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करें। और हाँ दोस्तों, ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज ज़रूर चेक करें। मैं आपको आगे भी ऐसे ही फ्रेश और यूनिक कंटेंट देता रहूँगा, इसलिए चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।